दिल की बात पूछो तो विक्टोरिया अपने घर में अपने बाप के अब्यूज से भागी थी। एंड पीडोफिलिया इज मेरे लिए नाकाबिले माफी जी। आई डोंट नो कि एप्स्टीन इतना पावरफुल था कि चाइना इस चीज के थ्रू कंट्रोल हो जाता। फिर तारीख खोल दें, फिर व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? देखिए ये उनके पनामा लीक्स हैं, खुलते खुलते खुलेंगे। बड़ी वो डिस्टर्बिंग तस्वीर है जमीन वाली, जी जी मैंने एंड्रू भी की। देखी है। वेरी डिस्टर्बिंग। ये जो लड़कियों के साथ सब ज्यादती की जा रही थी, ये सब फेवर थी। शुक्र है कि यहाँ तक हम पहुंच गए हैं कि अब हम इसके खिलाफ बात करते हैं। वो घर से डिस्टर्ब थी, इनकी बातों में बहकावे में आ गई। एंड शी वाज द गर्ल जिसकी एंड्रू की तस्वीर है कमर में जी जी जैसा, ये वही। और उन्होंने 25 में खुदकुशी कर ली एक दिन। ज्यादा बात उन लोगों के बारे में हो रही है जो उसके बाद भी इनसे मिलते हैं। ताल्लुकात तोड़ने गए थे तो ये फिर था जो थोड़ी तो ब्रेकअप के नहीं, हाँ, मुंह पे करना, breakup फोन के- पे नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आप सब जानते हैं, मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क में एक भी इंसान नहीं है जिसे एप्स्टीन का ना पता हो अब तक। एप्स्टीन फाइल्स के पीछे क्या है, इतनी इंफॉर्मेशन पल पल में आ रही है, स्पेशली आफ्टर जनवरी 2026, जब उनकी वो जो हिडन फाइल्स थी उनको आहिस्ता आहिस्ता FBI ने एक्सपोज करना शुरू किया। अब पता चलता है कि खैर, थोड़ा पता तो पहले ही था कि किस तरह पावरफुल लोग उनसे एसोसिएटेड थे, और किस हद तक थे, ये अब जिस तरह खुल रहा है, मुझे लगता है कि एक बहुत क्रूअल स्टोरी के साथ, एक ऐसी डार्क स्टोरी के साथ, इसमें जो ज़्यादा डार्कर एलिमेंट है कि दुनिया के ताकतवर तरीन लोग इसमें किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व है। अब ज़ाहिर है हमें नहीं पता कौन वैसे ही मिला, कौन उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, लेकिन ये सब कुछ इस टाइम पे जबकि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, ये एक्सपोज़ होना, ये बातें निकलना और ताकतवर तरीन लोगों का इस तरह एक्सपोज़ होना, अ, ये लगता है कि देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस। अब मुझे तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, वो ही पता है जो हम रील्स में देख लेते हैं या डॉक्यूमेंट्रीज़ में देख लेते हैं। तो आपको याद ही होगा कि हमारी मेहमान जो सबा साहिबा हमारे एक और प्रोग्राम में भी आई थी, शी इज़ एन अमेरिकन सिटीज़न, और उनसे मेरी फ़ोन पे ही बात हो रही थी, एंड शी हैड लॉट ऑफ जिसे कहना चाहिए कि कुछ पॉइंट्स भी थे उनके ऐसे, कुछ एक्सप्लेनेशन भी ऐसी थी जो मैंने सोचा कि आज इस शो में हम उनसे इसी पे डिस्कशन करते हैं। तो थोड़ी-सी हिस्ट्री एप्स्टीन की इंट्रोडक्शन में देके हम आज, यानी कि कल जो प्रिंस एंड्रयू गिरफ्तार हो गए हैं, तब तक की अम, क्या ये हुआ और आगे क्या हो सकता है, ये हमारा आज का मौज़ू है। थैंक यू सो मच सबात फॉर गिविंग अस टाइम वंस अगेन, एंड यू आर लुकिंग फैबुलस। थैंक यू सो मच। बस कह कौन रहा है? हाँ, ये फिर हमारा म्यूचुअल वो इतनी शुरू हो जाएगा। इतनी आप खुद हसीन है। सबसे पहले तो करेक्शन कि वो प्रिंस एंड्रू अब नहीं है, ही वाज स्ट्रिप्ड या रॉयल टाइटल्स। टाइटल्स। सो अब एज ऑफ नाउ वो मेरी आपकी तरह एक आम इंसान है। अब उनका नाम एंड्रू माउंटबैटन विंडसर है, तो वो शहजादे नहीं रहे। शहज़ादे नहीं रहे। अच्छा, एप्स्टीन का जितनी हमें नॉलेज है कि ही वाज़ अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, और वो एक बहुत अच्छे कॉलेज में डिग्री भी ले रहे थे, पर समहाउ वहाँ से उनको डिग्री छोड़ी, फिर एकदम वो फिज़िक्स के टीचर लग गए, और फिज़िक्स के टीचर के साथ-साथ फिर वो विक्टोरिया सीक्रेट वाले वो जो हैं उनके ओनर, को-फाउंडर, उनके वो बन गए कंसल्टेंट, कि वो अपनी इकोनॉमी कहाँ पे किस तरह करें, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करें। सो और आहिस्ता-आहिस्ता इस कदर ताकत से बात, ये कैसे हो सकता है? देखिए, ताकतवर लोगों की शुरू से कुछ कमज़ोरियाँ हैं और उन कमज़ोरियों को ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। ये लोग मतलब ये लोग से अगर आप देखें कि एप्स्टीन फाइल जो है वो इनकम्प्लीट है विदाउट द स्टोरी ऑफ गिस्लेन मैक्सवेल, जी, बिल्कुल। जो कि एक बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती या थीं। और अनफॉर्च्युनेटली उनके अपने वालिद भी एक यॉट में। अब इस कहानी के ये भी है कि कहानी खुदकुशी के कर ली। अक्सर लोग खुदकुशी कर लेते हैं बड़े कन्वीनिएंट या टाइम पे, और ऐसे लोग उनको क्रेडिट देते हैं कि वो वन ऑफ द फाउंडिंग पीपल ऑफ इज़राइल हैं। ओह! तो डेली मिरर के वो ओनर थे, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे वो भी, और उनकी बेगम जो हैं वो भी।
तो एलिज़ाबेथ और रॉबर्ट दोनों हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर्स थे। तो उनकी अपनी जो राइज़ टू पावर है, वो बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। और गिस्लेन जो है वो उनकी यंगेस्ट डॉटर थी। ओके। तो वो भी बड़े कन्वीनिएंटली एक यॉट में जिसका आयरॉनिकली नाम लेडी गिस्लेन था, वहाँ उन्होंने खुदकुशी कर ली। हम्म। तो This was before when Epstein met एप्स्टीन का एंट्री नहीं है। Nentry. सो गिस्लेन का मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि वो उनके लिए किस तरह यूज़फुल हुई। लेकिन गिस्लेन वाज़ काइंड ऑफ रॉयल्टी। जब रॉबर्ट मैक्सवेल की जो लाश है वो तलाश कर ली गई समंदर से, तो उनको इज़राइल में स्टेट फ्यूनरल दिया गया है, जिसके अंदर बड़े-बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर सब लोगों ने शमूलियत इख्तियार की। तो उनकी और फिर उनकी खैर वालिदा उनकी वाक़ई या जो उनकी बेगम थी और गिस्लेन की वालिदा, वो बड़ी अच्छी खातून है। वो इंटरफ़ेथ में बहुत काम करती रही एज़ अ हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर। उनकी बिल्कुल डिफ़रेंट स्टोरी है। गिस्लेन अपने वालिद से मुतासिर थीं, वो उनके साए में पली-बढ़ीं, तो वो इस कहानी के अंदर कहीं आके जुड़ जाता है। तो गिस्लेन का अपने वालिद के वजह से एक, समझिए ना कि अब तो खैर वो लफ्ज़ पुराना हो गया, उनका एक रोल्डोडेक्स था, जिसमें इन तमाम ताकतवर लोगों तक उनकी रसाई थी। That was her peer. वो जिस बिल्कुल तरह वो के माहौल में अ, बड़ी हुई, वाक़फ़ियत, अंकल्स, मिलने वाले ये सब उनके थे, जानने वाले उनके थे। जानने वाले। और जो उनका इज़राइल के साथ इज़राइल की स्टेट पे एहसानात थे, उसकी वजह से समझिए कि ताकत के हर हलके में, और बहुत से लोग हमेशा कहते हैं ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं, बट दीज़ आर फैक्ट्स कि गिस्लेन और एप्स्टीन दोनों ही दे वर बोथ दे आर बोथ एक तो खैर फौत हो गए हैं। तो दे आर ऑफ द ज्यूइश फेथ। और ये सो कॉल्ड, जिसको आप समझिए कि ज्यूइश के जो इन्फ्लुएंशियल सर्कल, जिसकी हमेशा बात की जाती है कि ख़्वाह वो जर्नलिज्म के अंदर हैं, ख़्वाह वो सियासत के अंदर हैं, ख़्वाह वो एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट है, तो उनकी हर जगह पर एक प्रेजेंस है। तो ये भी उसी के अंदर एक कड़ी है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक कड़ी दूसरी के साथ मिलके काम करती हो, मगर ये सब एक सिलसिला है जो कि चलता रहता है। जो भी माइनॉरिटी में होता है, क्योंकि आप कन्वर्ट होके ज्यू नहीं बन सकते। एग्ज़ैक्टली। तो बाय डेफिनेशन ये एक रिलीजन वो है कि जिसकी नंबर्स जो हमेशा बाकी लोगों की निस्बत महदूद रहेंगे। तो उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए तरीके ढूँढे हुए हैं, हाउ टू इन्फ्लुएंस द सर्कल्स ऑफ पावर, हाउ टू बी इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स, हाउ टू इवन मैनिपुलेट देम, इफ यू डोंट माइंड माय यूजिंग दैट वर्ड। तो इस मैनिपुलेशन में हमेशा कुछ ना कुछ होता है, और सबसे कुछ ज़्यादा ना वो कुछ चीज़ हरकारे होते हैं। हरकारे हैं। और सबसे ज़्यादा जो समझ लीजिए कि किसी की, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, गोट दबाने का तरीका है, वो ये है कि उनको कॉम्प्रोमाइज़िंग पोज़ीशंस के अंदर आप रखें और आप उन राज़ों के ऊपर बैठे हैं। तो एप्स्टीन फाइल्स वो सारे राज़ हैं जो कि इन लोगों को डिलिबरेटली सिस्टमैटिक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके हासिल की गई, टू गेट एक्सेस टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, वेदर दोज़ आर के जो एंड्रू के हवाले से है कि ही वाज़ सिटिंग ऑन द इकोनॉमिक काउंसिल, वेरी पावरफुल पोस्ट। हुँ, हुँ। क्या पॉलिसी बनती है उसमें आपका हिस्सा है, क्या पॉलिसी बन गई है आपको मार्केट से पहले पता है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनसे कारोबार बनते हैं, जिनसे लोगों की दौलतें बनती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि जो एप्स्टीन है उसने, जो उसका सिर्फ न्यूयॉर्क का जो अपार्टमेंट है, $77 मिलियन, या और फिर जो उसके दोनों 2 आइलैंड्स हैं। वेक्सनर्स ने उनको ये गिफ्ट ही कर दिया? मतलब अच्छा, ज़ीरो उनकी जो डील है उसमें ज़ीरो लिखा हुआ है पेमेंट ये का उसका। एप्स्टीन जो हैं वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, या टैक्स एडवाइज़र हैं, या टैक्स की तमाम शिकें जानते हैं। यूएस में जो वर्जिन आइलैंड्स हैं बाय बाय इटसेल्फ वो एक टैक्स हेवन है, लीगल टैक्स हेवन्स। यहाँ पे कोई टैक्स इवेजन नहीं है, ये सब लीगली हो। लीगल तरीके हैं कि ताकि आपको वो टैक्स ना देना पड़े जो कि एक ऑर्डिनरी सिटिज़न देता है। लेकिन विद टाइम, विद अवेयरनेस, अब इस बात को, चाहे वो लीगल हो, इमोरल कहा जाता है। आई मीन अंडर एज बच्चियां जिनको पहले मर्द नहीं कंसिडर करते थे कि दिस इज अंडर एज, कि 16-17 की लड़कियों को कहते थे बस ठीक हाँ, है। वो एक डिफरेंट बट बात विद आती है। टाइम नाउ यू आर जज्ड फॉर दैट, एंड शुक्र है कि यहाँ तक हम पहुंच गए हैं कि अब हम इसके खिलाफ बात करते हैं। देयर वाज अ टाइम जब हम बड़े हो रहे थे,
तो हमारी अपनी फ्रेंड्स की 16-17 साल की उम्रों में इरशाद। अफेयर्स भी चल के शादियाँ भी हो जाती थीं और ब बड़ी उम्र के लोग छोटी उम्र की लड़कियों को आराम से छेड़ जाते थे और रिश्ते भी भेज देते थे और कइयों की हो भी गई हाँ, मतलब देने आई वाले देते ही रिमेंबर रहते के थे। 35 साल के डॉक्टर से 17 ईयर ओल्ड अब मैं सोचती तो बच्ची है। इट वाज़ आम सी बात और समहाउ अभी भी हो रहा है। बेशक ऐसा है, अगर हम उस बात पे चले जाएँ तो मौलाना फज़लुर रहमान को बड़ा एतराज़ है कि आपने ये कानून साज़ी जो है वो कर दी है, जो कि बाकी मुल्क में तो पहले ही से ही थी। तो मैं वो डिफरेंट बात है। या पहले बात कर रहे थे ना दैट वी वर सेइंग कि देखें, आपने सवाल पूछा था कि इतनी दौलत उन्होंने कैसे अमास कर ली। तो उन्होंने तो इतनी वो कमा के उन्हें दी होगी। जी, एक तो कमाकर, दूसरा एक्सेस टू नॉलेज। दुनिया में सबसे बड़ा वेपन तो नॉलेज है। बिल्कुल। ठीक है ना? ये जो इतने बड़े कवानीन बने हैं, जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, मार्केट मैनिपुलेशन कहते हैं, वो सब इसी चीज़ पे प्रेडिकेटेड है कि आपके पास अनफेयर इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, जो मार्केट पे के पास नहीं है, फॉर स्टॉक मार्केट टू स्टॉक्स फंक्शन। एंड या तो एसेंशियली जो वो आपने बात की ना, दौलत उसने ब्लैकमेल कमा के नहीं की। नो, नो। ये जो लड़कियों के साथ सब ज़्यादती की जा रही थी, ये सब फ़ेवर थी। इस फ़ेवर के कॉम्प्रोमाइज़्ड लोग उनको इन्फॉर्मेशन देते थे जिससे वो ये पैसे कमा रहे थे। तो ये जोड़ उसका ये है। वो लड़कियों को बेचकर पैसे नहीं कमा रहे थे। नोबडी दैट वाज़ जस्ट सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन फॉर ओल्डर मेन आई गेस उनकी नज़र में व्हिच वाज़ दैट इज़ अ सिकनेस इन ऑल मेन्स माइंड। आई मीन आई वुडन्ट से ऑल मेन, आई शुडन्ट से दैट, बट मोस्ट ऑफ द मेन। अनफॉर्च्यूनेटली एक आई थिंक औरत और मर्द की अट्रैक्शन तो एक ख़ास चीज़ मौजूद है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आदम बेचारा जब जन्नत में था तो नहीं रह पाया ना अकेला, तो उसको तमन्ना थी कि कोई हो तो हवा उसको चाहिए ही चाहिए थी। तो मर्द के दिल में औरत की चाहत होना ये तो बड़ी एक फ़ितरी-सी बात है। वो चाहत का इस तरह के इल्लीगल कामों से, छोटी बच्चियों से, बड़ी बच्चियों से, मेरे ख़्याल में तो जो बड़ी औरतें हैं, जो उम्र यानी कि ज़ाहिर है कि उनके जब ये पूरा सिस्टम एप्स्टीन का चल रहा है, तो उसमें से बहुत सी ख़वातीन जो थी वो लीगल एज की भी थीं। ओके। उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती क्योंकि वो कहीं न कहीं एक लीगल मीन्स 1 साल बड़ी फ्रॉम इल्लीगल एज? मुमकिन है ज़्यादा की भी। देखिए, जब आपने किसी लड़की में इतना इन्वेस्ट किया है, तो आप उसको ग्रूम करके हर एज में इस्तेमाल करें। सभी मर्दों को छोटी उम्र की लड़कियाँ नहीं चाहिए थी। लड़कियाँ तो फिर आई डोंट नो यहाँ पे पाकिस्तान में रेटिंग सिस्टम क्या है, बट सेक्सुअल फेवर्स तो एक्सचेंज हो रही थी और उसमें उन्होंने उम्र की कोई कैद नहीं रखी हुई थी। जिन बच्चियों को वो ट्रेन कर रहे थे मसाज के अंदर, हर तरह के काम के अंदर, उनको वो इन्वेस्टमेंट को काफ़ी देर तक मिल्क कर रहे थे। और कुछ बच्चियों में ये काम जो है छोटी उम्र से शुरू हो रहा था, वो उनको ग्रूम करना शुरू करते थे, ट्रेन करना शुरू करते थे। तो समझ लीजिए कि ये अमेरिका की हीरा मंडी थी। मैं यहाँ पे थोड़ी-सी ये बात करना चाह रही हूँ कि जैसे आप कह रही हैं कि मैक्सवेल जो बहुत अच्छी फैमिली की थी एंड वो अपने फादर से इंस्पायर्ड थी एंड ही वाज़ अ वेरी गुड मैन। हाउ अब मैंने गुड मैन नहीं कहा, इट ओके। इज़ अ फाउंडर ऑफ इज़राइल एंड उसकी भी जो बिज़नेस थी वो यही थी। डेली मिरर कैसा अखबार है, हुँ, किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करो और फिर उसको ब्लैकमेल करो। और आयरॉनिकली उसका काम भी इन्वेस्ट यानी कि अखबार के अलावा वो लोगों का इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र था। और उसके फ़ौत हो जाने के बाद उनकी एस्टेट के ऊपर बहुत से मुकदमात चले फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटरी के, जो कि उनके दोनों बेटों ने वो मुकदमात भुगते। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनको अच्छा कतई नहीं कहा, ये अल्लाह और उनके बीच में है, लेकिन एज़ फ़ार एज़ वी नो उनकी भी डीलिंग्स कोई साफ़ नहीं थी। मैं सिर्फ़ ये बात कह रही थी कि एक इंस्पिरेशन थी उसके माइंड में। खबर अहम है, अखबार वाले हमेशा से पावरफुल होते हैं, सहाफ़ी क्यों पावरफुल है इस मुल्क में? लिफ़ाफ़े क्यों चलते हैं? इसीलिए चलते हैं ना, मेरे पास आपकी खबर है, मैं छुपाने की कीमत ले लूँगी, हुँ, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो ये चीज़ उसने अपने बाप से सीखी। फाइनेंशियल एडवाइज़र बन जाना, ये भी कहीं उसके बैक ऑफ हर माइंड में यकीनन होगा क्योंकि उसके बाप भी ऐसे ही था। और गिस्लीन कोई बुरी लड़की नहीं थी, वो थी जो है। उसने जो सीखा वो वही करती जा रही है। हाँ, मिलने-जुलने में अगर आप उनको मिलें, तो वो एक बहुत ही शाइस्ता खातून है। ज़ाहिर है जिस क्लास से वो बिलॉन्ग करती हैं,
उसमें शाइस्तगी है, उसमें एक क्वाइट सेंस ऑफ रीगल होना है। तो उनमें तमाम वो औसाफ मौजूद थे कि जिसके साथ सोशलाइज़ करने में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, रॉयल्स को, पॉलिटिशियंस को कोई आर नहीं महसूस होता था। बैकग्राउंड में एक नाम कैरी कर रही थी, ग्रूमिंग में वो वैसी थी, और इसका फ्रंट मैन एप्स्टीन का गिस्लेन थी। लोगों को घेर के नेट में लाना उन्हीं का काम था। यानी इस तरह वो I हर mean, as मान somebody from such powerful and rich family, why would she work for Epstein? मुझे समझ ही नहीं आ रही इस बात की। एब्सोल्युटली वो वर्क फॉर नहीं कर रही थी, दैट इज़ मेबी हर लीगल डिफेंस, दे वर वर्किंग टुगेदर Okay. And they और weren't lovers, right? दे वर मैरिड। दे आर स्टिल लीगली मैरिड, आई मीन अब तो वो फौत हो गया बट दे आर मैरिड। लेकिन उनको सारी तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए छोड़ के गए हैं, वो जो उनको पेरिस पे मिली थी, यंग गर्ल। वो फिर अब उनका अपने मामलात हैं, ओके। एस्टेट का अपना सिलसिला है। विल जो है देखिए, इनहेरिटेंस जो है वो इंसान की विल पे डिपेंड करती है। No, I meant to say he was openly seeing someone else, तो वो एक उस माशरे में, अब आप देखें एक जिस माशरे में क्लास, वो सब कुछ कर गए हैं, तो ये तो कुछ तो भी नहीं। उसमें ये कोई ऐसी बड़ी बात बल्कि अच्छी बात है देखिए कि ना कि गिस्लेन जिन लड़कियों को ये जो जिसने बेचारी ने खुदकुशी की नोबडीज गर्ल लिखने के बाद, जो कि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो विक्टोर एंड्रयू से इन्वॉल्व थी। हाँ, हाँ, विक्टोरिया जो है, उसको रिक्रूट किसने किया? वो मारो-लागो के अंदर जो कि ये बाद में ट्रम्प की एस्टेट का हिस्सा है, उसको उसके लॉकर रूम में मिली। उसको वो लड़की अट्रैक्टिव लगी गिस्लेन को। उसने उसको रोप इन किया और उसने उससे जो है जेफरी एप्स्टीन she herself used to go in schools and recruit अ, जहाँ उसको मिलती थी, स्कूल्स में नहीं, लॉकर रूम जो है मारो-लागो, तो इट्स अ a गोल्फ कोर्स, gym or इट्स अ what? गोल्फ कोर्स, इट्स अ Okay. क्लब, इट्स अ हाँ, वेरी एलीट क्लब। अच्छा वहाँ तो ज़ाहिर है फिर वहाँ एलीट लॉकर लड़कियाँ रूम ही में आती थी। होंगी। हाँ, तो वहाँ ये लॉकर रूम में काम करती थी, ओह! ठीक है? ओके। ये विक्टोरिया जो है ये सैक्रामेंटो में पैदा हुई थी, कैलिफ़ोर्निया की एक फ़ैमिली में से थी। बदकिस्मत लड़की की, सबसे पहले शायद उसके बाप ही ने उसको अब्यूज़ किया और फिर उसके बाप ही ने उसको पहले फ़रोख्त किया, तो वो अपने घर से भाग गई। पहले तो ख़ैर फ़ैमिली उसकी जो है आफ्टर गेटिंग मैरिड वो फ्लोरिडा मूव हुई, दैट्स हाउ शी वाज़ वर्किंग इन दैट एस्टेट। बट वो बेचारी वैसे ही डिस्टर्ब्ड, एक मज़लूम लड़की थी, वल्नरेबल लड़की थी, वल्नरेबल। ठीक है? तो ये लोग तो शिकारी लोग होते हैं, एक नज़र में पहचान लेते हैं, थोड़ी-सी बातचीत की, अच्छी टिप दी और फिर उसे कहा कि आप आइए तो जेफरी एप्स्टीन का जो है आप मसाज कीजिए। दैट्स हाउ शी वाज़ roped in एंड एप्स्टीन वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स हू वायलेटेड हर। तो जो आप सवाल पूछ रही हैं कि उसके होते हुए और थी, तो वो उनका रिलेशनशिप शायद उस किस्म का ओपन होगा, मैं किसी की ज़िंदगी का प्रीव्यू तो नहीं हूँ। लेकिन ये तो बट ओपन बाय है ना, अब इसमें बट हम बाय थोड़ी ऑल कह रहे हैं। अकाउंट्स या बट बाय ऑल अकाउंट्स दैट वी नो, तो स्टोरी तो ऐसे ही है कि वो उसको वहाँ लेकर गई, उसने एप्स्टीन का मसाज किया, उसको वो अच्छी लगी, एप्स्टीन ने उसको वायलेट भी किया, इन्होंने उसको रिक्रूट किया। वो घर से डिस्टर्ब्ड थी, इनकी बातों में बहकावे में आ गई। एंड शी वाज़ द गर्ल जिसकी एंड्रयू की तस्वीर है कमर में जी, उनके जी, साथ। ये वही और उन्होंने 25 में खुदकुशी कर ली एक दिन। हाँ, शी वाज़ 41 ओनली। शी वाज़ ओनली 41 और मेरा दिल नहीं मानता कि उसको खुदकुशी कहा जाए, ऑब्वियसली। मगर ये अल्लाह ताला जानता है, क्योंकि उसी से थोड़ी देर पहले उनका जो है वो एक्सीडेंट भी होता है, या ठीक है? और वो एक्सीडेंट में क्योंकि बच जाती हैं, तो फिर वो बस उनको खुदकुशी जगह कर या ले ख़्याल आता है, मुझे अगर आप बिल्कुल लॉजिकल बात सोचिए कि तो ये बात पचती नहीं। बात बनती नहीं है, बिल्कुल नहीं बनती। एप्स्टीन भी खुदकुशी कर लेता है, विक्टोरिया भी खुदकुशी कर लेती है। अ, पता नहीं और कितने लोग खुदकुशी करेंगे इस केस के अंदर। ये तो बिल्कुल एक पुराना तरीका है जुर्म के निशानात को मिटाने का। और गिस्लेन जो कि चुपके से जेल काट रही हैं चुप करके, वो जानती हैं कि इनका तरीका वारदात क्या, वरना शायद उनकी भी अब तक खुदकुशी की हो चुकी होती। उनके तो अपने वालिद इस तरह की खुदकुशी का शिकार हो चुके हैं। तो पीपल मे कॉल इट मतलब ऑफ कोर्स लीगली दैट इज़ नॉट द स्टेटस ऑफ द केस, बट कंजेक्चर्स एंड कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ अबाउंड एंड इन माय ओन माइंड दिस इज़ अ वुमन, उसको एक अच्छी खासी सेटलमेंट मिली है। अगर आप विक्टोरिया की स्टोरी से वाकिफ़ हैं तो ये उनको पहले मिल चुकी है, हाँ। देखिए वो उसकी एंड्रू से 1-2 दफ़ा मुलाकात नहीं हुई।
मल्टीपल वाक़यात हैं, जब एप्स्टीन ने उनको वहाँ भेजा और वो जो कुछ भी होता रहा जिनमें वो इंस्टेंसेस ऑफ रेप भी कहती हैं कि 3 टाइम्स का शायद वो रेप भी अलेज करती थी। तो बहरहाल वो चलती रही सिस्टम में, वो इसी सिस्टम में चलती रहीं और एप्स्टीन और गिस्लेन के लिए ये इतना अच्छा एसेट था कि उन्होंने सोचा कि अब उसकी तब उम्र अच्छी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी वो, लीगल एज से वो भी काफ़ी ऊपर आ चुकी थी। तो उन्होंने उसको थाईलैंड में एक ख़ास मसाज की ट्रेनिंग के लिए भेजा। आप इसको देखते जाइए कि ये इन लड़कियों को ट्रेन करके इस्तेमाल करते हैं और भरोसा भी करते हैं। वहाँ पर उनको एक एक और मसाज वाले मिले या उनके हस्बैंड उनको वहाँ मिले तो उन्होंने उनसे शादी कर ली एंड शी टोल्ड देम कि मैं वापस नहीं आ रही। ओके। ठीक है? और वो न्यूज़ीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में कहीं जाकर सेटल हो गए मियाँ-बीवी और जब तक उनकी अपनी बेटी नहीं हुई, वो खामोश रहीं। हुँ, उनके 3 बच्चे हैं और वो खामोश रहीं, वो एक एक अपनी मैरिड लाइफ़ गुज़ार रही थी। उस बेचारी की किस्मत कि मियाँ भी अब्यूसिव था, हुँ, हुँ। वो उस बेचारी के नसीब ही ऐसे थे। तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी कैसे लिखता है किसी के नसीब, पर उस बेचारी की किस्मत अच्छी नहीं थी। तो मियाँ भी वैसा ही था लेकिन वो खामोशी से अपनी ज़िंदगी के दिन गुज़ार रही थी। जब यूएस के अंदर इन केसेस की इंक्वायरी आफ्टर द एलिगेशन ऑफ अ कपल ऑफ गर्ल्स शुरू हुई, यस, तो उन्होंने इनसे गुफ्तगू करने की भी एफबीआई एजेंट्स ने कोशिश की, मगर शी वाज़ नॉट कोऑपरेटिंग। ओके। इन्होंने उनसे बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। लेकिन जब उसकी अपनी बेटी हुई तो कुछ उसके दिल में आया। मे बी एज़ शी हेल्ड दिस लिटिल चाइल्ड उसके दिल में था कि इसको प्रोटेक्ट करना है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है एंड आई वुड रिकमेंड कि बहुत से लोग वो किताब पढ़ें। ओके। नोबडीज़ गर्ल के नाम से ओ उन्होंने लिखी है। तो उसमें वो ये सारी बातें बड़ी तफ़सील से बताती हैं कि हाउ शी केम टू द पॉइंट कि शी डिसाइडेड कि शी विल टेस्टिफाई एंड शी विल परस्यू चार्जेस। तो कहना मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि ये एक लड़की का ऑब्वियसली इकलौता वाक़या नहीं है सो और ये मेनी मामला जो विक्टिम्स केम अप ऐसे ही तो हमें पता चला है। हाँ, और नॉट ऑल ऑफ देम वर अंडर एज, यस, लेकिन दैट वो मे बी शायद लीगली प्रोसिक्यूटेबल नहीं है क्योंकि वो कंसेंशुअल सेक्स में आ जाता है जो कि अमेरिका में अलाउड है। ओके। तो अ, मेरे से पूछें तो जिनके साथ सो कॉल्ड कंसेंशुअल सेक्स हुई है नहीं तो उनको भी लीगल एज इज़ 18 राइट? जी लीगल एज इज़ 18 मगर देखें अगर एक मर्द की उम्र ज़्यादा है और लड़की की उम्र कम है या मैं तो या हम लीगैलिटी की बात कर रहे हैं तो कि जो कल तक 17 से ए दिन कम 18 है, उसके लिए लीगल और 18 में आके ये लीगल हो चलो हमने मान भी लिया। बट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वर अंडर 18 जिनको कहा जा रहा है देखिए कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दैट वी नो ऑफ या तो मैं सिर्फ बात इसलिए इस वही वाली बात है कि जो प्रोग्राम में बड़ी है कहना उन्होंने चाह कहा ही नहीं होगा। नहीं, बड़ी भी देखिए मैं इफ़त बात ये कहना चाह रही हूँ कि जस्ट बिकॉज़ एक लड़की लीगल एज की है, तो डज़ नॉट मीन कि वो एक्सप्लॉइटेशन के सर्कल में नहीं है। या आई डू गेट वाइल इट ये ये तो बात मॉरल्स आ जाते हैं ना, नहीं, जो बात कि इससे पता बट चली एक कि उन लड़कियों आप को केस नहीं कर सकते या अंडर एज का ऐसे ही कर सकते, बात तो कर सकते हैं क्योंकि ये बात जो तो हो रही है। एक्सप्लॉइटेशन का साइकिल है, क्योंकि ये हमारे मुल्क में भी तो ये बीमारी है, हीरा मंडी क्या है? ये सब क्या बाज़ार जो हमने सजा रखे अब हैं, तो नहीं है हीरा मंडी। यू विल बी सरप्राइज्ड। वो एक जगह पर बैठे नहीं हैं, मगर द नंबर ऑफ अंडर एज गर्ल्स जिनको हम दुबई आज भी भेजते हैं। हुँ, वन ऑफ माय फ्रेंड्स शी वर्क्स इन अ चैरिटी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं ज़रका ताहिर एंड यू नो द नंबर ऑफ गर्ल्स दैट शी इज़ ट्राइंग टू सेव अंडर एज 12-12 साल की लड़कियाँ, आप तो 16-17 की बात कर रही हैं, यहाँ जानवर बट की आई थिंक 12 दैट साल हैज़ की बीन स्टॉप्ड नाउ। ये आपका सोच है, ये आपका सोच है। मतलब यूएई में तो स्टॉप कर दिया, वीज़ा ही नहीं मिल रहे अब तो बंद। भई लड़कियों को वीज़ा किस चीज़ का है? वो आर्ट परफ़ॉर्मेंस के तौर पे जा रही हैं, किस तरह जा रही हैं, आपको क्या पता? मुझे और सुनने में क्या आया है कि उस पे थोड़ा-सा ब्लॉक लग गया। हर जगह कानून तो अमेरिका में भी है ना, यूएई में भी है। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ये एक सिकनेस है जिसका हमें मानना पड़ेगा कि ये है बट ये और उस सिकनेस इस सिकनेस में ये क्या हर कामयाब आदमी में आ जाती है? मैं बिफोर वी गो देयर मैं अगर अपनी आपकी इजाज़त से इफ आई कैन कंप्लीट माय थॉट कहना ये चाह रही हूँ कि उस साइकिल के अंदर से जो लड़की आती है वो लीगल एज की होने के बाद भी एक मैं तो उसको स्लेवरी कहूँगी दिस इज़ मॉडर्न डे स्लेवरी हुँ, हुँ, क्योंकि वो उस एक्सप्लॉइटेशन का हिस्सा है। हुँ।
तो कहीं न कहीं ये भी कानून साज़ी होनी चाहिए कि वो बच्चे जो वल्नरेबल एज में किसी के हाथ चढ़ गए और उस सिस्टम के अंदर ट्रेन हुए और फिर बड़े होकर भी ये करते रहे, कहीं न कहीं उनकी दादरसी भी होनी चाहिए। if they're asking या for it. या जब आप एक सिस्टम में होते हैं आपको पता ही नहीं होता। मैं अगर मेबी यू शुड डू अ प्रोग्राम विद ज़रका ताहिर, आपको बड़े कहानियाँ आज की दुनिया से मिलेंगी जिनमें लोग उनको थ्रेटन करते हैं, ये कहते हैं कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? बच्चियाँ राज़ी, बच्चियों के माँ-बाप राज़ी, उनको भेजने वाले राज़ी, उनके हैंडलर्स राज़ी, आप कौन हैं जो आकर ये काम करती हैं? तो दिस प्रॉब्लम एक्सिस्ट ग्लोबली। हमें ये अमेरिका में अजीब इसलिए लगी है क्योंकि हम समझते थे कि वहाँ पर शायद ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, तो वहाँ पर इस लेवल पे नहीं हम सोचते थे हो सकता है। वहीं पे सीरियल किलर्स भी हमने देखे हैं ज़्यादातर और बहुत भयानक स्टोरीज़ हमने वेस्ट की सुनी हुई है, डक बट द लेवल लाइक इसमें आप देखें तो बिल गेट्स भी हैं, इसमें ट्रम्प साहब भी हैं, इसमें वो भी थे जो एक अम, मॉडल एजेंट थे जिन्होंने भी खुदकुशी कर ली हाँ, बड़ी बिकॉज़ ही वाज़ एसोसिएटेड वेरी विद एप्स्टीन। कन्वीनिएंटली खुदकुशी वो उन्होंने भी कर ली और आई मीन बिल गेट्स हैं, देन गूगल के को-फाउंडर हैं, इतने बड़े-बड़े साइंटिस्ट्स हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी थोड़ा-सा ज़िक्र करी थी कि गिस्लेन का एक तरीका वारदात था, शी वाज़ वेरी स्मार्ट वुमन। आई नो Apparently not, look at them now. मैं आपको सिर्फ़ ये कह सकती हूँ कि वो एक बड़ी स्मार्ट औरत थी। उससे आप किसी भी सब्जेक्ट पे बात करें, शी वाज़ वेरी वेल वर्स्ड इन इट। पीपल डोंट इन्वेस्ट मनी अंटिल यू सी इंटेलिजेंस ऑन द अदर You are साइड। convincing. Yeah, तो ये और सिर्फ़ सेक्सुअल फ़ेवर से ये गेम नहीं चलता। of ऊपर course वो not. कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है मगर आपके नेटवर्क में एक पूरा सिलसिला I चलता है। think this was all for to become friends and more close कि intimate बातें भी जब आपकी हो रही हैं और अब इस तरह की आप frankly बातें कर रहे हो, I like young girls और ये so that is sort of the frankness they were looking for कि हम आराम से काम भी कराएं, deals भी कराएं, ये भी कराएं. हाँ, you've cultured फ़ेवर्स Yeah. इन द नेटवर्क ऑफ द एलीट। तो जो ये ज़ाहिर है कि अमेरिका में कुछ तो पुराने अमीर हैं, लेकिन अमेरिका के ज़्यादातर अमीर जो हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो दीज़ आर द न्यू रिच पीपल। तो उनको टैप किए बगैर ये एंटरप्राइज़ चल नहीं सकती थी। तो ज़ाहिर है वो इनको भी रीच आउट करते थे और इनके जो समझिए कि देखें अगर बिल क्लिंटन फ़ोन करके कह रहे हैं कि मैं एक एनवायरनमेंट का क्रिप्टो कॉइन शुरू करना चाह रहा हूँ मैं दुनिया के और वो उसके बारे में तकरीर कर रहे हैं, टेड टॉक कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम दुनिया के ओशंस की जो है वो क्रिप्टो कॉइन जो है वो बना करके तो वी वांट टू टोकनाइज़ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड वी वांट टू बिल्ड एन एगालिटेरियन एनवायरनमेंट। तो ये मैं एक ज़ाती हवाले से बात बता रही हूँ और फिर उसके बाद वो एक बंदी को भेजते हैं जो आपसे इसके बारे में बात करेगी। कि हमने क्योंकि लेट्स से कि आपकी कोई एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कंपनी है जो इस स्पेस में काम करती है, तो वो आपके पास भेजते हैं। शी वाज़ कंप्लीटली अप टू डेट ऑन दैट इन्फॉर्मेशन। तो बात शुरू तो यूँ होती है, फिर वो आपको अपने घरों में बुलाते हैं जो उनके बड़े-बड़े खूबसूरत महलनुमा घर हैं। जिसलीन के घर के अंदर एंट्रेंस के ऊपर दरवाज़े पे टाइटैनिक के अंदर से रिट्रीव होने वाली एक पेंटिंग लगी हुई है। उस घर में क्या आर्ट है, उस औरत की क्या क्लास है, हाउ शी इज़ नॉलेजेबल अबाउट सो मेनी सब्जेक्ट्स। शी हैड द आर्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। तो टेक्नोलॉजी के जायंट्स को वो लोग टारगेट करते थे। कुछ उनके सर्कल में आ जाते थे, कुछ अनकंफर्टेबल होके निकल जाते थे। तो बिल गेट्स और बाकी लोगों की हो सकता है कि गुफ्तगू किसी हद तक रही हो और वो बैकआउट कर गए हों, आई डोंट नो। Well, जो फाइल्स में निकल रहा है उसी के मुताबिक बिल्कुल। उनके डिवोर्स की वजह एंड सम एसटीडी और समथिंग व्हिच वी डोंट नो हाउ ट्रू इट इज। हाँ, बिल गेट्स के एक्चुअली मेरे देखिए जैसे बिल लोगों को गेट्स के जो है सवाल ना ये भी नहीं पता चलता ना कि ये फेक रील है या ये असल रील है। ट्रू। सो हम मैं मुझे कुछ बातें इतनी गैर इंसानी लगती हैं कि मुझे लगता है ये कॉन्स्पिरेसी होगी, हाँ, बट फिर कोई आके बताता नहीं ये ठीक है। सो बिल गेट्स रियली बॉगल्स बिल गेट्स एक बड़े अगर आपको याद हो तो 80s में बिल गेट्स ने अपने आप को बड़ा रीइन्वेंट किया है। 80s और 90s में इनकी कांग्रेशनल हियरिंग हुई थी। इनको माइक्रोसॉफ्ट से निकाल दिया गया था। यस
तो बिल गेट्स एक बहुत डिफ़िकल्ट और डिफ़रेंट इंसान है। वो जीनियस है मगर एक और तरह का जीनियस है और उस जीनियस में हर तरह का फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड हम क्या कहें कि कीड़ा होता है कोई ना कोई। तो और उसकी बीवी और उसके माँ-बाप ने और उसके बोर्ड ने उसमें बड़ा इन्वेस्ट किया। उसके जीनियस को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने चैरिटीज़ में उसका तो अब आपके ज़हन में बिल गेट्स आता है, तो मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन आती है। उनके वालिदैन की अफ्रीका के अंदर वैक्सीन लगाने की तस्वीरें आती हैं। व्हिच अगेन एक कॉन्स्पिरेसी है कि उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें थी जो उन्होंने कहा कि हम वहाँ जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने That लोगों पे नहीं। that I probably think is not true because उसके वालिदैन और उसकी बीवी जेन्युइनली अच्छे इंसान हैं। ओके। और ये देखिए जो ये वैक्सिनेशन है ना दुनिया में दैट इज़ प्रेडोमिनेंटली डन बाय यूनिसेफ करता था या सॉरी क्या है इनका, तो अब अमेरिका ने उनकी फंडिंग बंद कर दी। हुँ। तो ज़्यादातर वैक्सीन्स जो थे दे वर फंडेड थ्रू अमेरिकन रिसर्च एंड अमेरिकन मनी। प्रोपोर्शनेट थोड़ी बहुत और भी आती थी। उसके बावजूद अफ्रीका में उसका मैंडेट इंटरनेशनल होने के बावजूद और वो वैक्सीन्स अमेरिका के सॉरी अफ्रीका के शहरों में पड़े-पड़े ज़ाया हो जाते थे या उनके करप्ट हुक्मरान बेच देते थे। ओह! इसलिए क्योंकि वैक्सीन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेफ्रिजरेटेड आपको वो चाहिए थे वैन्स और बसेस चाहिए थे, ठीक है? तो उनकी जो अफ्रीका में वैक्सीन्स जो स्प्रेड किए जाते हैं वो वैक्सीन्स वही हैं जो यूएन के चार्टर के अंडर हैं। उनकी चैरिटी उनके सिर्फ़ तरसील पे काम कर रही है कि वो ट्रांसपोर्ट हो सकें, ओके। तो उनके अपने कोई ऐसा एजेंडा से। ऐसा एजेंडा नहीं था। ओ तो आई जस्ट थॉट कि ये एक तस्हीह कर दी जाए, वो अपनी कोई ना तो बिल गेट्स इस बिज़नेस में है, ना ही उसके किसी वैक्सीन की टेस्टिंग वहाँ हो रही है और जो वैक्सीन्स अफ्रीका में हैं, वो सिर्फ़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके। दे आर मेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूएन के जो फंड्स हैं, रूल्स के मुताबिक द टेम्परेचर एंड एवरीथिंग। वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि वो शहरों में पड़े-पड़े ज़ाया हो रहे थे, तो उनको रिमोट इलाकों तक तो दे आर पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स जो इनको लेकर जाता है। सो दैट इज़ वेयर द स्टोरी एंड्स। ठीक। तो दैट बीइंग सेड सो मैं आपको बात ये कह रही थी देखिए उनको घेरने के खूबसूरत तरीके आते हैं। आई नो पीपल जिनका उनके घर डिनर होता है तो वो हेलीकॉप्टर से ग्रीस से न्यूयॉर्क में बैठे हैं, ग्रीस से जो है वो जॉन डोरी फ्रेश फ्लाई होती है ताकि शाम को उनको ताज़ा-ताज़ा एजियन सी की फ़िश खिलाई जा सके। इतना वो एहतमाम करते हैं और वो इतना आपको स्पॉइल करते हैं। So it's तो did they शुरू give the fantasy of fantasies possible like? फैंटेसी नहीं, वो आपको केयर इतना कर शो करते हैं। तो वो एक कुछ लोग उसके अंदर जाके अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि बिकॉज़ उनका जो घर है, बड़ा खूबसूरत घर है। उनका जो गिस्लेन का हर अपना जगह? देखिए एक तो न्यूयॉर्क में, एक उनका मिला मेक्सिको नहीं, में। वो एप्स्टाइन हाँ, मैं गिस्लेन के घर की बात ओके। कर रही हूँ, कि उसके अपने घर में जो आर्ट है, वो ऐसी है कि कोई भी आर्ट लवर उस घर में जाकर मशहूर हो जाए। But it's more about एप्स्टीन ना, तो हम तो उसके घरों नहीं, को भी कहते एप्स्टीन की रिक्रूटर गिस्लेन है। So there would be no Epstein if there was no Ghislaine. Epstein had no capability or class to to do what? to do what Ghislaine was doing. She built that network. तो दोनों यानी कि एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम हैं। तो कोई स्टोरी ऐसे और ऐसे के बगैर नहीं So चलती। when they say कि ये Mossad is behind all this, तो आपको किस हद तक लगता है कि ये हो सकता है? उसमें यकीनन हो सकता है मैंने आपको इसीलिए बिल्कुल आउटसेट के ऊपर गिस्लेन का और रॉबर्ट मैक्सवेल का कनेक्शन बताया दैट Yeah, नेक्सस कैनॉट बी and we started our conversation from that ex premise that this is how the whole Jewish network works. They either compromise people and keep assets with them of information or they curry favors. So the whole thing is connected. तो मॉडल जो एप्स्टीन और गिस्लेन का है वो वही है जो उनके वालिद का था। उसमें कोई बहुत फ़र्क नहीं है एक्सेप्ट वालिद एक हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर डिवाउट ज्यू थे, तो उसमें औरतों वाला कॉम्पोनेंट नहीं था, इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लॉयटेशन वाला कॉम्पोनेंट और फाइनेंशियल एडवाइज़री सर्विस वाला कॉम्पोनेंट सेम था। सिर्फ़ एक एलिमेंट ऐड हुआ है, बाकी तो कहानी वही की है।
और जिस किस्म का समझिए कि फ्यूनरल उनको दिया गया, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। आपको मुझे बताएँ कि हम अब ट्रम्प पे आते हैं, क्योंकि याद है हम सबको ये एलन मस्क की वो ट्वीट, जब लड़ाई के बाद उन्होंने हुँ, ट्वीट की थी, और तब से ये होते-होते फिर आखिरकार ये फाइल्स हम तक पहुँची, जो कि 16% पहुँची हैं, अभी 40% नहीं नहीं पहुँची। पहुँची। और वो भी उसको डिसाइफ़र करना कोई आसान तो नहीं है, मेरे जैसा बंदे को समझ ही नहीं आती, एक नाम होता है, आगे बॉक्स बन जाता है। सो हमें सवाल-जवाब से, मुझे जैसे आपसे पता चल रहा है या किसी को सुन के पता चल रहा है। अब जो इस टाइम पे एग्ज़ैक्टली व्हेन वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू सम चेंज, होएगा ही होएगा, हमें नज़र आ रहा है। हुँ, चाइना उधर और ये, और बीच में जो अनिल अंबानी की भी ट्वीट्स, उनके साथ कनेक्शन, जिसका ये बताया जा रहा है कि कनेक्शन एंटी चाइना ही था, और दैट्स व्हाई दे वर इन टच विद ईच अदर, और somehow Modi was also in and they were also in Epstein's side कि एंटी चाइना में वी आर टुगेदर। बाद में क्या हुआ क्या नहीं हमें तो समझ नहीं आती, खैर पॉलिटिक्स इतनी चीज़। लेकिन ट्रम्प की इतनी इन्वॉल्वमेंट विद ऑल दिस, डू यू थिंक कि वो बच सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए जब कहानी पूरी खुलेगी, तो जैसा आप कह रही हैं कि अभी तो बहुत ही कम परसेंटेज जो है वो निकली है। लेकिन जितना ट्रम्प ने एफ़र्ट की दुनिया को हर तरह से डिस्ट्रैक्ट करने की, डाउन टू कुछ लोग तो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट तो ये भी कहते हैं कि पूरा ईरान का उन्होंने तमाशा खड़ा करके रखा, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए। लेकिन जब कहानी खुलेगी तो अब ये कोई इत्तेफ़ाक़िया या हादसाती चीज़ तो नहीं है ना कि ट्रम्प ही के रिज़ॉर्ट से इन्होंने ये विक्टोरिया को रिक्रूट किया था। तो ये कहानी के ताने-बाने कहाँ तक जुड़े हैं, अभी वो हमारी नज़र में पूरी तरह हैं नहीं। अभी तो सिर्फ़ प्रिंस या फ़ॉर्मर प्रिंस एंड्रू के किस्से जो हैं वो खुलने शुरू हुए हैं और वो भी समझिए कि वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस का वो एक काम है कि वो कर रहे हैं। अमेरिका में उस तरह से धागे नहीं उधेड़े जा रहे नहीं या उधेड़ वो कर, नहीं आई खोले जा थिंक रहे। सज़ा अगर किसी को मिली है तो वो मैक्सवेल गिस्लिन को मिली है, शी इज़ बिहाइंड बार, और एक खुद एप्स्टीन को मिली थी, जो कि बाद में ख़त्म भी हो गए। एज़ सच इन तमाम कनेक्शन में किसी और को तो सज़ा नहीं मिली, और दैट मॉडल एजेंट में भी। देखिए, जैसे-जैसे कहानी खुलेगी तो मेरा इतना तो अमेरिकन जस्टिस सिस्टम पे और ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम पे एतमाद है कि जब कहानी खुलेगी तो फिर ये रोक नहीं सकेंगे। कहानी और कितनी खुलनी है, बिकॉज़ एफबीआई को तो पता है, सो व्हाट इज़ एफबीआई फॉर? एफबीआई को किस हद तक पता है और उन्होंने किस हद तक कनेक्शन जोड़े हैं हमें नहीं पता। फिर तारीख खोल दें, फिर व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? देखिए, ये उनके पनामा लीक्स हैं, खुलते-खुलते खुलेंगे। हमारे एक ही रोज़ में तो बिल्कुल नहीं खुलेंगे। पनामा लीक्स को जब आप इसके साथ एसोसिएट करते हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ, बिकॉज़ इट वाज़ अ मीनिंगलेस लीक, जिसमें बेचारे नवाज़ शरीफ का तो नाम भी नहीं था, बेटे का नाम था। देखिए, हर चीज़ सज़ा तो पनामा पे नहीं हुई थी, अगर आपको याद हो। सज़ा तो बेटे से लेकिन तनख्वाह ना लेने पे हुई थी। हाँ, लेकिन वो पुराने जो आपकी माइथोलॉजी की कहानी है ना कि पंडोरा जाती है और वो खोल देती है, बट देयर बॉक्स इज़ खोल नो देती है। मैच, देयर इज़ नो तो मैच। फिर किसी को दुनिया में सज़ा नहीं मिली उस पे, तो इसका भी अभी सिवाय के देखिए हुकूमत से हटाना था, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बात बन देखिए गई। जिनको अभी तक सज़ा मिली जिनका आपने तज़करा किया है उनको सज़ा एप्स्टीन फाइल्स खुलने से पहले मिल चुकी थी। किनको? वो जेफरी को खुद को और गिस्ले या को। बिकॉज़ ही वाज़ कन्विक्टेड हाँ, ना, बाद में उसने तो प्ली ले ली। तो ये बट फाइल्स ही वाज़ खुलेंगी। कन्विक्टेड जब पहली दफ़ा बच्चियों ने, लड़कियों ने आके बोलना शुरू हाँ, किया। उसने वो प्ली बार्गेन किया या था। सो इट्स लीगली नॉट अ कन्विक्शन। बट इट्स एवरीबॉडी न्यू ही डिड इट, ही वाज़ गिल्टी, ही हैड, देखिए वैसा डील तो जो है एंड्रू ने भी किया था सो सो एवरीवन वी ऑल नो ही इज़ गिल्टी। तो वो दोनों कहानियाँ अपनी जगह पे मेरा ये सवाल कहने का रहता है। मकसद यही है कि एफबीआई के पास तो सब कुछ है ना, सपोज्ड टू बी द मोस्ट बिगेस्ट फलानी, तो फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा तो फिर तो लगता है कि एवरीथिंग, एवरीबॉडी इज़ इन्वॉल्व्ड, इट्स लाइक। देखिए अगर जो हैं ये पावर के कॉरिडोर्स में ये कॉम्प्रोमाइज़ है, तो आपको क्या अंदाज़ा कि इसमें सिर्फ़ एलीट नहीं,
और ये कैसे हो सकता है कि ये सारा कुछ एब्सटेन करता हो और उसमें सिर्फ़ एलीट हों और ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं इनके बड़े ना हों? ये तो मुमकिन नहीं है ना। Yeah. तो जब हमाम में सभी नंगे होते हैं तो वो एक-दूसरे के तरफ अंगश्त नुमाई शायद नहीं करते। बिकॉज़ अभी इज़राइल और गाज़ा का जो कोशिश की जा रही है कॉम्प्रोमाइज़ की, एंड देन दिस फाइल कमिंग अप, एंड देन ट्राइंग टू हाइड सो मेनी थिंग्स। देखिए, एक वर्ल्ड ऑर्डर में जो तब्दीली है वो तो आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस, नेटो, वो तमाम इदारे जो प्रीवियसली इलाकाई सालमियत और सुलह के गारंटर थे, कामयाब नाकामयाब अलहदा छोड़ के, मगर कुछ इदारे मौजूद थे कि जब कुछ होता है तो वो कुछ हलचल हो जाती है और बहुत से ममालिक खुद को उनके मातहत कहीं न कहीं समझते थे। तो एक मीडिएशन की जगह और फ़ोरम मौजूद था। जब ये फ़ोरम ख़त्म हो जाता है, तो एसेंशियली एवरी कंट्री इज़ ऑन देयर ओन फॉर देयर डिफेंस। एंड इन रेट्रोस्पेक्ट मे बी दोज़ कंट्रीज़ जिन्होंने अपने डिफेंस को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा, दे विल इमर्ज एज़ विनर्स इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और जिन्होंने अपने डिफेंस को यूरोप की तरह आउटसोर्स कर रखा था नेटो को या यूनाइटेड नेशंस को या दुनिया की गुडविल को या अमेरिकन गुडविल को, दे विल बी द लूजर्स इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हुँ, बिकॉज़ अब तो अमेरिका खुद मतलब चाइना है तो उसको क्या रोक रहा है कि वो ताइवान पे कब्ज़ा ना करे। रशिया को किसी ने कहाँ रोक लिया, उन्होंने चेचनिया में ये जो यूक्रेन में, जॉर्जिया में जो कुछ किया, तो इतारे फ़ेल हो गए। अमेरिका ने जो किया वो तो ख़ैर एक से बहुत ज़्यादा वो हैं, शुरू में वो लोग यूनाइटेड जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस कॉम्प्रोमाइज़ हुई क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट को इस्तेमाल करके उन्होंने मुसलमान मुल्कों पर जो चढ़ाई की। तो जैसे-जैसे ये इदारे में बात सॉरी ख़त्म करना चाह रही कि देखिए अब जैसे-जैसे ये इदारे ख़त्म हो गए हैं, तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज करेगा और सिस्टम चलो कह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी और नया सिस्टम भी, जिसमें या तो रीजनल अलायंसेस होंगी, अमेरिका जो है वो इंसुलर होता जा रहा है और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के तहत वो बिल्कुल क्योंकि अमेरिका को अपनी सालमियत के लिए सिर्फ अपने रीजन पे यानी अपने हेमिस्फेयर में काम करने की ज़रूरत है। वो अपने आप को शेल में क्लोज़ कर सकता है, सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट है और ग्रीनलैंड को अगर वो सिक्योर कर लेते हैं तो उनको किसी से कोई खतरा नहीं है। हुँ। तो अमेरिका उस पॉलिसी की तरफ जा चुका है। तो अमेरिका को किसी न किसी तरह दोबारा टेबल पे लाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। सबात मेरा क इस बात को मेंशन करने की वजह ये थी कि अपैरेंटली तो य बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली मुझे तो ये लगता है इज़राइल वाज़ बिहाइंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहा होगा थ्रू एप्स्टीन एंड दिस वुमन, वो अपने यूज़ के लिए ही कर। देखिए, मैं एग्ज़ैक्टली यही बात कर रही हूँ कि ये जो अमेरिका के इंसुलर होना है, इसका सबसे बड़ा लूज़र कौन है? हुँ। इसराइल। नहीं, बट विद these files it वो goes against Israel इट now. डज़न्ट गो they अगेंस्ट इसराइल। how come कि उनका बंदा पकड़ा गया देखिए जो उनके फाउंडर की बेटी के साथ। देखिए जो शख्स इस चीज़ का चैंपियन है कि अमेरिका शुड बी इंसुलर, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, उस इदारे के लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो इन फाइलों से वो लोग उस क्रेडिबिलिटी से अमेरिका की मॉरल या पॉलिटिकल लीडरशिप ले ही नहीं सकते। आपने जो पहले बात की थी कि इसका कहाँ असर जाएगा, तो ये अभी वक़्त बताएगा। क़ब्ल वक़्त है ये कहना, मगर कयास आराई में ये बात दूरज़ कयास नहीं है कि ये इसराइल ने डिलिबरेटली किए हैं क्योंकि उसको सबको पुल बैक इन करना है। इसराइल अमेरिका के सपोर्ट के बगैर एक दिन नहीं चल सकता। हुँ, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, उसका फिज़िकल साइज़ कुछ नहीं है। उसके डिफेंस का बजट अमेरिका से चलता है और वो तो एक रोज़ में ख़त्म हो जाए। जितने मर्ज़ी उन्होंने वेपन तो बनाए हों उनको तो फ़ेवर करनी चाहिए अमेरिका को, उनको नहीं, एक्सपोज़ करके उनको क्या करेंगे? नहीं वो बिकॉज़ आप ट्रम्प वाज़ विद देम। नहीं, नहीं ट्रम्प इंसुलर देखें आप मेरी बात को दोबारा ज़रा सुनिए कि जब अमेरिका इंसुलर हो जाता है, वो कहता है मुझे सिर्फ़ अपने रीजन के अंदर रहना है, तो वो अपने आप को डाइवोर्स कर देगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ठीक पॉलिटिक्स है, इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़े लूज़र जो हैं वो तो इज़राइल है। ठीक है। क्योंकि इसराइल एज़ अ नेशन स्टेट एग्ज़िस्ट ही नहीं कर सकता। पहले ज़माने में जब यूरोप स्ट्रॉन्ग था तो चले अमेरिका साइड पे हो जाए तो यूरोप उसकी ज़िम्मेदारी उठा सकता था। तो सबसे बड़ा
कोई अगर कोई है जो ये चाहता है कि अमेरिका इंसुलर ना हो तो वो इसराइल है। तो इन सारी चीज़ों से खुलने से हुँ, वो शख्स सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ना सिर्फ वो बल्कि उसकी बीवी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। हुँ, कि वो भी वहीं मिली थीं और कुछ कहानियाँ सरफ़ेस करने लगी हैं क्योंकि वो मैं मतलब हक़ाइक़ पे जितनी बात है वो बात रखना चाहती हूँ। लेकिन जब तक ये कहानी निकलेगी तो अमेरिका की इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो लोग, डीप स्टेट के लोग जो इस पॉलिसी को पुश कर रहे हैं थ्रू द माउथपीस ऑफ ट्रम्प कि अमेरिका को सिर्फ अपने रीजन में रहना चाहिए, दुनिया में नहीं रहना चाहिए। हुँ, उनके पास ना वो मॉरल लीडरशिप रहेगी, ना वो अथॉरिटी, और अगर रहा भी, तो वो ट्रम्प की हद तक रहेगा, नई जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ ये पॉलिसी रिवर्स हो जाएगी। तो इसमें यकीनन उनका बहुत उनको फ़ायदा ज़रूर है और इसराइलियों को आप कुछ और कहें ना कहें, ये बहुत दूर की सोचते हैं। हमारी आपकी तरह रिएक्टिव नहीं है। इज़राइल देखिए जो शख्स माइनॉरिटी में होता है, हम पहले भी ये बात कर रहे थे, वो और जो हॉलोकॉस्ट की तकलीफ से गुज़र चुका है, जो बेतहाशा दफ़ा मुल्कों से बेदखल हो चुका है, ये एंटी सेमिटिज़्म आज की बात तो नहीं है। या क्रूसेड्स के ज़माने में फ्रांस से या यहूदी निकाले गए, बिल्कुल, तो यहूदियों ने तारीख़ में बार-बार, बार-बार मुल्क बदरी की और एंटी सेमिटिज़्म की और हॉलोकॉस्ट की तकलीफ झेली है। वो किसी न किसी रंग में हर सदी में आ ही जाती है। हर सदी में आ जाती है बिकॉज़ तो उन्होंने जो भी सिस्टम बनाया है और क्योंकि वो मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि वो हमेशा एक महदूद नंबर्स में है, तो उनका सर्वाइवल जो है, वो डिपेंड करता है अपने आप को स्ट्रेंथन करने का बाय एनी वे, हुक और क्रुक। whether through information, whether through मीडिया इन्फ्लुएंस मीडिया एंड इन्फ्लुएंस, जो भी आप चीज़ समझिए। बाइंग ऑल द न्यूज़ एजेंसीज़ एंड स्टफ लाइक दैट। आप इसको जैसे भी ले जाइए क्योंकि वो तो इतना बड़ा मैं समझती हूँ कि वो जो नेक्सस है, वो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी डीप स्टेट है। अच्छा, अब ये उनका मेक्सिको में जो विला है, उधर सपोज़िटली देयर बीन यंग गर्ल्स हू हैड बीन उनको दफ़न किया गया है। अपैरेंटली ये खबरें आ रही हैं और यहाँ कैनिबलिज़्म तक की भी खबरें आ रही हैं एंड देन वी हैव सीन सो मेनी मूवीज़ अबाउट दिस पावरफुल पीपल जो बच्चों का खाते हैं फॉर अ, इम्पॉसिबल यूथ के लिए एंड स्टफ लाइक दैट जो कि हमें कहानियाँ ही लगती हैं लेकिन इसमें भी वो ऐसी बातें आ रही डू यू थिंकिंग ये कॉन्स्पिरेसी ज़रा ओ देखो आई एम ओल्ड इनफ टू नो दैट ह्यूमन माइंड कैन गो टू एक्सट्रीम सिकनेस। चाइना के हांगकांग के अंदर यंग गर्ल्स की मार्केट बहुत बड़ी है। यंग गर्ल जो ऑलमोस्ट प्री प्यूबर्सेंट है, उसकी मार्केट बहुत बड़ी है। कि देखिए ह्यूमन माइंड किस हद तक गलीज़ हो सकता है और क्या गलाज़त एग्ज़िस्ट करती है, ये इट्स हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड इट्स हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड, इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। दैट बीइंग सेड, हांगकांग के अंदर, चाइना के अंदर प्री प्यूबर्सेंट गर्ल्स की मार्केट बहुत हाई, मार्केट ऐज़ इन कि खरीद लिया जाता है उन्हें? जो भी किया जाता है। तो ये जो सिकनेस है ना इंसान के दिमाग की, इसकी कोई लिमिट और एंड नहीं है। और जब आपके पास बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है, तो शायद आप अपने आप को समझते हैं कि मैं इतना इम्यून हूँ कि आई कैन गेट अवे विद इट। मगर जो एक क्रिएटर की पावर है ऑफ कार्मिक जस्टिस इन द वर्ल्ड, वेदर यू बिलीव इन अ गॉड और यू डोंट बिलीव इन अ गॉड, एक एक नेचुरल सिस्टम ऑफ जस्टिस है जो कि किक इन कर जाता है। वो तो मैं मानती हूँ बात और ऐसा ही होता है, बुराई कब तक छुप सकती है, चाहे जितनी मर्ज़ी ऑर्गनाइज़्ड हो। बट माय पॉइंट हियर इज़ ऑन अ ह्यूमन लेवल, डू यू थिंक एब्सोल्यूट पावर इज़ द रूट फॉर ऑल दीज़ थिंग्स? मे बी एब्सोल्यूट पावर और डिनायल ऑफ इट, जो मतलब ये सारे वो लोग हैं मैं जो देखिए जो एक्चुअल बात ये है हो रही है उन लोगों के बारे में जो इनकी पहली जो भी प्ली थी और बार्गेन जो भी था बट ही वाज़ कन्विक्टेड ऑफ।
ऑफेंस, सेक्सुअल ऑफेंस, राइट? ही और इज़ एक्यूज़्ड ऑफ इट क्योंकि जितनी भी सेटलमेंट्स हुई हैं, तो बाइज्जत तो बरी नहीं हुआ था, सेटलमेंट हुई, सेटलमेंट ठीक है है? कि मैं नो कॉन्टेस्ट हाँ, प्ली ठीक है, बार्गेन या वो जिस हो तरीके गया। से समझे। लेकिन जब आप इतने बड़े लेवल पे होते हो ना, मैं और आप नहीं है, हम भी कतराते हैं जब सोशली हमारी भी एक किसी पे ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लग जाए, चाहे वो प्रूव हो या ना हो, हम भी चाहते हैं कि उनके साथ नज़र ना आए। ज़्यादा बात उन लोगों के बारे में हो रही है जो उसके बाद भी इनसे मिलते रहे। उन्हीं पे ज़्यादा बहस हो रही है। अब हर कोई तो ज़िंदगी में जो मिला होगा, मतलब इमरान खान एक पार्टी में नज़र आ रहे, तो उनका नहीं बनता अभी पार्टी पे। बहुत लोग होते हैं, बहुत पुरानी बात है। ही वाज़ अ क्रिकेटर, वर्ल्ड फेमस। तो हालाँकि आई एम एंटी-पीटे पर मैं इसमें कोई बात नहीं मैंने की कि ये क्या बात हुई अब? आप कहीं भी नज़र आ जाओ तो यू आर उनके नॉट सर्कल एसोसिएट। में उनकी बहुत सी पार्टीज़, बहुत से लोगों ने अटेंड एग्ज़ैक्टली, की होंगी। एग्ज़ैक्टली। और ऑब्वियसली वो बहुत पावरफुल जूस थे। उनकी अपनी बहुत ज़्यादा इमरान की भी फैमिली जहाँ उनकी शादी हुई थी। वो ख़ैर दैट इज़ सो टेकिंग इट उनका टू फार। उठना-बैठना इतने पावरफुल लोगों में हो सकता है। उसका ये मतलब नहीं कि आप यू वर पार्ट ऑफ दैट कल्ट और आप इसीलिए गए थे। दैट्स ज़्यादा बात उन लोगों की हो रही है जिसमें प्रिंस एंड्रू भी बहुत ही बुरी तरह पकड़े गए। उनकी वीडियो भी बन गई इन द पार्क एंड अदर पीपल जिसमें ट्रम्प भी शामिल है और उन उन्हीं में बिल गेट्स भी शामिल हैं, उन्हीं में ये तमाम लोग शामिल हैं जो उसके बाद भी इन टच रहे। तो इसलिए उन पे ज़्यादा बात हो रही है और उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। मेरा पॉइंट ये कहने का इस पूरी जो मैंने बात आपसे ये की है कि इतनी क्या पावर के ऐसे लोग जिन्होंने एज़ यू सेड इतने बड़े-बड़े डोनेशंस एंड दे आर अदरवाइज़ वेरी, वेरी गुड पीपल जिनको इज़्ज़त है उनको, इतना नाम मिला है। क्या जो भी उनका दिल करता है करने को, उसके लिए वो इतनी ज़्यादा इस सिस्टम में जाके करना पसंद करेंगे? मतलब आर्न्ट दे अक्लमंद इनफ कि इधर कैमरे लगे हुए हो सकते हैं, ऑब्वियसली ये क्यों कर रहा है हमारे लिए? व्हाट द हेल इज़ गोइंग, मतलब हमें भी समझ आ जाए ना कि यहाँ नहीं ये व्हाई वर दे स्टिल इन टच विद देम एंड देखिए वो तो खैर आई कैन नॉट रियली कमेंट ऑन दैट बट आई कैन ओनली कंजेक्चर। एक तो ये बात है कि लोगों पर मुकदमात तो बन ही जाते हैं, हमारे मुल्क में तो बहुत ही बनते हैं और यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो इंसान उनसे मिलता तो है क्योंकि बाज़ औक़ात आपको लगता है कि शायद किसी पे गलत इल्ज़ाम हो या जो भी है, तो सिर्फ़ एक्यूज़ हो जाना जो है वो तो इनफ रीज़न नहीं है कि आप लोगों से मिलना-जुलना छोड़ दें। बट देयर वर ठीक नॉट ओनली वन गर्ल, देयर वर तो सो मेनी गर्ल्स। और जब रिपीटेडली आपको कोई करता है, एक कॉमन सेंस और एक मोरालिटी का रूल होता है, कितने लोग झूठ नहीं बोल सकते और वो भी बच्चियां जो उस वक्त अंडर एज थी। सो देखिए वो एक कंसिस्टेंट पैटर्न नज़र आ रहा है लेकिन जिन लोगों का आप ज़िक्र करें कि जो दोबारा मिलने गए वो तो अ, उस एक्ट में शामिल थे, ठीक है ना? जो एंड्रू व्हाट माउंटबैटन डू यू केस में इन द एंड सब देखिए वो तो उस एक्ट में शामिल हैं, तो इट्स उनकी तो बिला दो तस्वीरें आ गई, एक वेयर ही इज बड़ी वो डिस्टर्बिंग तस्वीर है जमीन वाली, जी, जी, मैंने एंड्रू भी की, देखी है। वेरी तो डिस्टर्बिंग। कहने की मकसद ये है कि ऐसे लोगों का तो दोबारा मिलना मुमकिन है कि एक-दूसरे से कोई स्ट्रैटेजी करते हो कि भैया कैसे कवर अप करेंगे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में तो बीबीसी में ये कहा कि हम उनसे ताल्लुकात तोड़ने गए थे। तो ये फिर था जो थोड़ी ब्रेकअप के नहीं मुंह पे करना है, ब्रेकअप फोन के पे नहीं करना। हाँ, तो उसमें मुमकिन है कि आपने कोई रूल्स ऑन ग्राउंड ले करने हो कि भाई यहाँ तक जाना, यहाँ मत जाना। ये तो अब उन 2 लोगों के यही बीच में बात है। है। लेकिन ज़ाहिर है कि जब कोई किसी को ये कहता है कि मैं वहाँ ताल्लुक तोड़ने गया था, तो वो थोड़ी-सी अजीब-सी बात लगती है। तो ये लगता है कि यू आर प्रॉबब्ली गिल्टी। या तो अगेन वही कि जिन लोगों की आप बात कर रही हैं जो कि कंटिन्यू टू मीट देम करते हैं, ये वो लोग हैं जो कि उन क्राइम्स में शामिल हैं और उन्हीं के क्राइम्स पे तो पर्दा डाला जा रहा है। तो उनका मिलना शायद बनता है। हाँ, अगर मैं अक्लमंद होती, तो मैं चाहती कि कोई दूसरा-तीसरा जाके बंदा बात करे, खुद बैठ के बात ना करें। अल्लाह जानता है कि वो कितने कॉम्प्रोमाइज़ है कि उनको बैठ या के बात करनी पड़ी है। जिनसे वो करने गए तो वो तो बेचारे ने खुदकुशी कर ली। अब सच बात ये है कि
बड़ी खुदकुशी से ज़्यादा मुझे ये तो बड़ी कन्वीनिएंट खुदकुशी। हाँ, और मतलब आप सोचो कि कोई गार्ड नहीं है, कैमरे सारे खराब हैं, उनका जेलमेट नहीं है। आई मीन दिस इज़ और टू ईज़ी अपनी बेडशीट से फांसी लेना बड़ा ही मुश्किल काम है। और पता ही नहीं चल रहा है किसी को मोशन हो रही है, किसी को नहीं पता। और सपोज़िटली एक वो नोट भी है जो उनसे मंसूब किया जाता है कि उन्होंने लिखा है, हैंडराइटिंग उन्हीं की है। तो अब अल्लाह ताला वो हो करे सकता है तो पहले लिखवाया और फिर सभी कुछ इस दुनिया में ही होता है, हम सब तो देखते हैं। और अनफॉर्च्युनेटली जब भी खुदकुशी होती है उसकी कंस्पिरेसी थ्योरी बड़ी दूर तक उसकी सदियों तक बाज़गश्त रहती है बिकॉज़ इट्स नॉट वेरी क्लियर। अगेन मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ आता जैसे विक्टोरिया की खुदकुशी का। या आफ्टर ऑल गोइंग थ्रू ऑल दैट उन्होंने उनसे मुकदमा एंड किया, विनिंग उन्होंने एक अच्छा केस विन कर लिया, उन्होंने किताब लिखी जिसकी मतलब पोस्थ्यूमसली रिलीज़ भी हुई है। तो आई और एक औरत जो है वो मैदान में आती है अपनी बच्ची की खातिर, अपनी बच्ची की पैदाइश पे वरना वो चुप करके बैठी है। तो पैसा तो उसका मकसद नहीं हो सकता। कहीं न कहीं अंदर की माँ के अंदर जो एक टेंडरनेस है, एक छोटी बच्ची के हवाले से और उसकी वल्नरेबिलिटी के हवाले से वही मुहर्रिक होगा। तो और जब आप उस किताब को पढ़ें तो भी आपको ऐसा ही लगता है। मतलब रॉयल फैमिली तो में वो भी अगर शख्स आप ये कर देखें तो वो वुमेन कुछ डाई सो इजीली इवन डाई ना आई मीन कम टू थिंक ऑफ इट कि खशोगी की शादी के ऐलान होने वाला था या हो गया था एंड शी वाज गॉन और इसी तरह एक और थ्रेट उनको आया ये उन्होंने कर दिया है। तो वो हादसा तो विक्टोरिया का भी ऐसे ही हुआ, जी कार क्रैश ही हुआ। वे तो ये इसके ऊपर जो सिग्नेचर है वो कुछ इदारों की सतह से नज़र आते हैं। सो प्रोबेबली एंड्रू माउंटबैटन विंडसर को पकड़ने की जो वजह है वो इदारों के अंदर कोई शायद क्लीन अप ही होगा। हाँ। क्योंकि अच्छा आप मुझे बताएं कि इतनी पावरफुल इंफॉर्मेशन अगर पूरी आ जाए आपको पॉलिटिक्स पे इसके क्या असरात लगते हैं हाउ विल दिस और कैन दिस चेंज ये तूफ़ानी नूह की तरह है। अगर पूरी तरह रिडैक्ट हुए बगैर खुल गया, क्योंकि ये एफबीआई की तहवील में है और आप वो देख रहे हैं जो दिखाया जा रहा है, कहाँ है पूरा सामान जो है। तो अगर पूरा खुल जाता है तो मुझे तो लगता है कि इसके अंदर काफ़ी काफ़ी मेरे ख्याल से दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही रह गया जो इन फाइल्स में नहीं वरना इतने हाँ, पावरफुल देखिए हमें इतना लाइट ना लें, अभी तो हमने सिर्फ क्या 16-17% खोली है, ऐसा तो नहीं नहीं होगा। नहीं 60% खुल गई है सिर्फ 40 रह गई है अ, मोदी अनिल अंबानी और वो जो उनके हैं दैट सिख का है पूरी वो वो सारे इन्वॉल्व्ड है हाँ, वो मुमकिन है बेचारे कूल बनने के लिए पार्टी में मतलब चले गए हों। उनके नाम ईमेल्स आ गई ना नहीं उनका अगर एजेंडा हम था अज़रा कंट्रोलिंग गवर्नर चाइना उनका एजेंडा ये था सो apparently allegedly मुमकिन है, आई डोंट नो कि एप्स्टीन इतना पावरफुल था कि चाइना इस चीज़ के थ्रू कंट्रोल हो जाता, क्योंकि अभी तक किसी चाइनीज़ लीडर के, किसी चाइनीज़ बिज़नेसमैन के तो इधर से नो नो दे वर अगेंस्ट चाइना ना तो उनके लीडर से तो नहीं वो मिले होंगे बट द अदर पावर्स वर ट्राइंग हाँ, मुमकिन है इनको इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंस करना चाहते हों बट even America doesn't अगेन want China to progress लेकिन अभी तक जो इत्तलात उसमें है वो लगभग वही है कि अगर आप उनकी किसी पार्टी पे चले गए तो दैट डज़न्ट मेक यू अ क्रिमिनल yeah until you can establish a full nexus which establishes beyond a reasonable doubt कि इससे कोई वो फ़ायदा ले रहे थे। जो तब्दीलियाँ beyond just the political repercussions और whatever across the globe के अलावा एक यूके स्पेसिफिक चेंज भी आपको नज़र आई है इस चीज़ में। वो ये है कि पहली दफ़ा रॉयल्टी ने बिल्कुल हैंड्स ऑफ कर लिए हैं। from one of them उन्होंने अपने एक बड़े ख़ास के क्वीन का ये बड़ा फ़ेवरेट सन था, क्वीन इसको कवर करती रही है। उन्होंने उससे बिल्कुल कता ताल्लुक़ कर लिया है। बादशाह ने सख़्त अल्फ़ाज़ में उन्होंने उसको कहीं पे अपना भाई नहीं कहा कि मेरा यंगर ब्रदर ऐसे, उसने बिल्कुल ऐसे किया कि जैसे तो आप रॉयल्टी के अंदर भी एक चेंज्ड रॉयल्टी देख रहे हैं। बड़ा ये एक क्लोज़ सा सिस्टम था। इससे पहले रॉयल्स कमेंट नहीं करते थे। अगर क्वीन होती और एंड्रू गिरफ्तार होते, तो पैलेस वुड नॉट हैव कमेंटेड। Palace would have stayed quiet. The Prime Minister would not have said कि जी कोई शख्स जो है मावराए कानून नहीं है। तो आप इंग्लैंड के अंदर भी और ये जो अक्रॉस द ग्लोब रॉयल्टीज़ के अंदर भी एक चेंज देखेंगे कि रॉयल्टी के लोग
जो कि अपनी मनसब का फ़ायदा उठा के तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेते हैं और उसके साथ-साथ गलत They फ़ायदे भी can get उठाते हैं। away with anything. So वाला जो एक they will not be able to get away from it. The newer royal will be more accountable to their subjects और ये एक छोटी चेंज नहीं, ये बहुत बड़ी चेंज है। सबाहत ये सारे नाम आने से इस तरह डिटेल से एक बात तो हमें पता चल गई है ना कि पावर कितनी थी। वो पावर के एजेंट्स आप देखें ना कि एवरीबॉडी वर्ल्ड के मैसेजेस फ्रॉम वन लीडर टू अनदर थ्रू देम। सो उफ कभी ये बात अगर खुल के निकल आएगी तो आई थिंक ये तो कोई सदी का स्कैंडल होगा। स्कैंडल भी है लेकिन हम लोग ढीठ भी हैं, हम भूल जाते हैं। बड़े-बड़े स्कैंडल आते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्कैंडल को उतने है ना? गौर से इंसान पढ़ते की हैं। उम्र बहुत छोटी है ना, सबात हम मर जाएँगे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता और तो इंसान लेकिन हमारी लाइफ में ये हमारी बहुत बड़ा हाँ, स्कैंडल है। हमारी मेमोरी जो है ना वो शॉर्ट है। हिस्ट्री में ऐसा बहुत कुछ पहले हो चुका है और वो दोबारा तो हमारे ज़माने में नहीं हुआ इसलिए हमें इतना नहीं ये हमें याद रहेगा कम से कम। लेकिन हमें तारीख पढ़ के सीखना चाहिए ताकि हम उसी आईने को देखें ना तारीख को कहते हैं कि ये वो आईना है कि इसके अंदर आप देखें ताकि आप अपने मुस्तकबिल के खदोखाल संवारें सबकी मगर कोशिश तो यही होती मगर है, ये हर बात अगर आपको पता है, हम्म, मुझे पता है तो उनको भी पता होगी। तो हर सो इट्स नॉट जनरेशन दैट में हर एज टाइम के डायनामिक्स बहुत फ़र्क होते हैं। उस वक़्त की ज़रूरत और होती है, उस वक़्त की हवा और होती है। आपका राइट एंड रॉन्ग फ़र्क हो जाता है विद टाइम। जो चीज़ें पहले ठीक थी वो गलत हैं अब और जो गलत थी वो अब ठीक है। सो दिस ये हाँ, बस उसमें मुझे एक चीज़ इफ़्फ़त ये लगती है कि हमें ये मॉरल आउटरेज है कि ये अमेरिका में ऐसे हो रहा है। कहीं न कहीं हमें अपने मुल्क में, अपने खित्ते में, अपने से इर्द-गिर्द के मुल्कों में भी देखना है कि बाकी स्कैंडल, बाकी पावर, बाकी सब चीज़ें एक तरफ। हर लेवल मगर पे हर जगह हो रही है। वो मुझे तकलीफ़ ये होती है कि छोटी-छोटी बच्चियाँ या औरत, मैं दोनों को इसलिए कहती हूँ अमूमन क्योंकि औरत का इस्तेहसाल होता है, वो किसी भी उम्र की हो, पावरफुल मैन हमेशा उसको इस्तेमाल करता है और उम्र में बड़ा हो और पावरफुल हो, तो सही-गलत की तफ़रीक कहाँ इंसान मजबूर है। जो विक्टोरिया की ज़्यादा हम बात कर की है आज के प्रोग्राम में मगर आई एम श्योर इधर बहुत सी विक्टोरिया हैं, जो अपने घरों की अब्यूज़ से अगर दिल की बात पूछो, तो विक्टोरिया अपने घर में अपने बाप के अब्यूज़ से भागी थी। तो उसकी भी बात उसी तरह होनी चाहिए। हम स्कैंडल सिर्फ़ अमीर लोगों के क्यों बना रहे हैं कि ये गंदे हैं। हम उन गरीब बापों को भी पकड़ें, मिडल क्लास बापों को भी पकड़ें, जिनकी मजबूरी की वजह से ये बच्चियाँ सड़कों पे आ जाती हैं और उनको ऐसे दरिंदे हाथ में ले लेते हैं। तो बात पूरी होनी चाहिए। बात फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स और बड़ा कुछ इस पे बहस चल जाएगी हमारे सोशल स्ट्रक्चर पे लेकिन पीपल एट द प्लेस ऑफ पावर आर मोर रिस्पॉन्सिबल एंड पीडोफिलिया इज मेरे लिए नाकाबिले माफी चीज। नहीं, तक मेरी बात को आप समझ नहीं रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि पैडोफिलिया व्हेन प्रैक्टिस्ड बाय द रिच एक्सट्रीमली हॉरिबल, बट इन अ हाउस वेयर अ किड हैज़ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ सिक्योरिटी इट्स जब वो वायलेट होता है ना, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप पैडोफिलिया को हर लेवल पे फाइट करें और कोशिश ही है ना। इस बात को ओपनली बोलने का माहौल बनाना चाहिए। हमारे मुल्क में एक ही बड़ा मी टू का केस हुआ था, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। आज तक वो लड़की गाली खा रही है इस बात पे कि तेरे चे की सी, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? और एग्ज़ैक्टली। हम सबको पता है, हम सब इस लाहौर के उठ जम्मे पले हैं, सबको पता होता है। यू विल ऑलवेज़ बट ब्लेम अ ये वुमन, यू विल ऑलवेज़ ब्लेम अ वुमन। और तो इसको अगर डायलॉग का इश्यू बनाया जाए, बाकी सब तो तारीख अभी रकम होनी है और मुझे लगता है कि एक कार्मिक जस्टिस का साइकिल इंसू हो चुका है और वो हो जाएगी। मगर अगर मेरे लिए इस पूरी चीज़ में कोई की टेक होम है, तो वो ये है औरत का इस्तेहसाल, बच्ची का इस्तेहसाल। दोनों पे एक सेहतमंद डिबेट हो के इसको रोकने के लिए कोई अवामिल होने चाहिए ना। अगर बच्ची अपने घर में महफूज़ नहीं है, बाप से महफूज़ नहीं है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ क्या हो सकती है? तो वो माशरा जो ये बात करता है कि पावरफुल मर्द करप्ट है, उसको ये भी बात करनी चाहिए कि अपने छोटे से दायरा इख्तियार में तो मर्द ही पावरफुल है ना। तो उस पावर के साइकिल में वो बच्ची के साथ ये कैसे हो गया? इसलिए हो गया बिकॉज़ दे जस्टिफाइड समवेयर
एंड देन दे खुद मर्द के हाथ में डिसीजन अभी तक दुनिया में ज़्यादा है। वो इस पे बात ही नहीं उस तरह कर पाते बिकॉज़ समवेयर डीप डाउन तो चलिए दे मैं और आप एम्पावर्ड हैं ना, तो हमें बात करनी चाहिए मैं तो इश्यू को। बहुत शुरू से कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ मशहूर मी टू का केस जिसको 10 साल हो गए। आज तक मुझे भी पता है किस तरह मैनिपुलेट हो रहा है, कब खबरें लग जाती हैं, कब खबरें एकदम निकाल दी जाती हैं, झूठी बात लिखी जाती है कि ये केस तो वो जीत गए, जबकि उसका डिसीजन ही अभी नहीं आया। हाउ दिस इज मैनिपुलेटेड एंड दैट पर्सन अगेन सिट्स विद पीपल एट द प्लेस ऑफ पावर। और कभी ज़िंदगी में कहीं दोबारा अगर मुझे ये बात करने के लिए कोई फ़ोरम दिया गया, तो मैं उसको प्रूव करके भी दिखा सकती हूँ कि हाउ दिस हैज़ बीन मैनिपुलेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ दोज़ मिसोजिनिस्ट, डर्टी, पैट्रियार्कल मेन मेंटालिटी प्रिवेलिंग इन दिस वर्ल्ड। सो फाइट अपनी-अपनी जगह सब करते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम था बस इसको इस हद तक डिस्कस करने की बात थी कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ और इसकी रिperकशंस क्या होंगी। रोज़ नई खबर आ रही है। कल तक एंड्रू साहब को चार्ल्स साहब ने भी काफ़ी यही कहा है कि भई बड़ी बुरी बात है और इंसाफ होना चाहिए, व्हिच मीन्स कि उन्होंने उनसे एक तरह का ताल्लुक ख़त्म ही कर लिया कि जो हो बस ठीक हो और वो हो। उन्होंने कोई ये नहीं कहा ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसे नहीं है। सो समवेयर विद टाइम, विद वुमेन कमिंग आउट, ज़्यादा बोलने से, सोशल मीडिया के होने से, ओपिनियंस निकलने से, हर तरह की आवाज़ कानों तक जा रही है और बहुत लोग सीख के कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कुछ उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, तो सब कुछ आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपोज़ हो रहा है। इसमें से एक बेहतर सच हमने मिल के ढूँढना है और कोशिश करनी है कि आइंदा आने वाली नस्लों में, दुनिया में वो प्रिवेल करे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। मुझे तो बड़ा मज़ा आया और आगे क्या डेवलपमेंट्स होंगी इसमें हम इस पे भी बात करते रहेंगे। एंड थैंक यू वन्स अगेन सबाहत फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।